Hello student, welcome back in my physiology class. So we have completed the cardiovascular system and yesterday we have started the hemopoietic system. According to the CCIM syllabus, we are studying the hemopoietic system. Yesterday we have completed the blood composition of blood and today we will study the function of blood. The function of blood is a very important question that comes in exam in 5 marks. The question may come like this. Number 1, आधुनिक एवं आयुर्वेदिक मत के अनुसार रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए. The question may come the function of blood और the question may come आयुर्वेदिक मत के अनुसार रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए. Both the all the three question will have the different three answer. If the question will come आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार रक्त धातु के कार्यों का वर्णन कीजिए तो आपके फंक्शन ऑफ ब्लड मॉडर्न एंड फंक्शन ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बोथ लिखने हैं. अगर क्वेश्चन आएगा सिर्फ फंक्शन ऑफ ब्लड तो फिर आपको मॉडर्न ही लिखना है. अगर आएगा आयुर्वेदिक मत के अनुसार रक्त धातु के कार्य तो आपको सिर्फ आयुर्वेदिक लिखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फंक्शन ऑफ ब्लड. तो blood is a highly complex tissue. It serves the various functions in our body. The number one function is the respiratory function. So what is role in the respiration? As it convey the oxygen from lungs to tissue and carbon dioxide from tissue to lungs. तो रेस्पिरेशन का जो मेन उद्देश्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर पहुंचाना. तो ऑक्सीजन को ये लंग्स से टिश्यू में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स के अंदर बनती है उसको टिश्यू से वापस लंग्स तक पहुंचाता है ताकि वो एक्सपायर हो सके. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को टिश्यू से लंग्स से टिश्यू में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स में पहुंचाता है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द न्यूट्रिटिव. आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं जीआई ट्रैक्ट से, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, तो जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट्स और डाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, वो जीआईटी से डिफरेंट टिश्यू तक ले जाने का काम किसके लिए, या तो फिर स्टोर करने के लिए या फिर यूटिलाइज करने के लिए. तो वेरियस डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, these are taken by the blood from GI to the various tissue either for the storage or for the use. और बॉडी के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है. जैसे जब हम स्टार्वेशन की स्थिति में होंगे तो एडिपोज टिश्यू से फैट को वहाँ से यूटिलाइज करके वहाँ से ले जाके उस सेल्स तक, लीवर तक या मसल्स तक ले जाने का जो काम है वो भी ब्लड ही करता है. तो ना केवल जीआईटी से एक पर्टिकुलर टिश्यू तक, बल्कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक भी न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स को ले जाने का काम करता है. तो पहला फंक्शन तो रेस्पिरेशन था. रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा कि वो ऑक्सीजन को ले जा रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला रहा था. सेकंड फंक्शन हमने क्या पढ़ा कि दैट इज डाइजेशन, तो हेल्प इन डाइजेशन. तो जितने भी हेल्प इन डाइजेशन और न्यूट्रिटिव फंक्शन ऑफ ब्लड, तो जितने भी जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, इन सब को जीआई ट्रैक्ट से टिश्यू या सेल्स तक ले जाना, या तो उनके यूज़ करने के लिए या फिर उनको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए. ना केवल जीआई ट्रैक्ट से अपितु बॉडी के अंदर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक ले जाने का भी काम करता है. जैसे स्टार्वेशन की स्थिति में एडिपोज टिश्यू से फैट का मोबिलाइजेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड थर्ड फंक्शन इज द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो सेलुलर एक्टिविटीज़ बॉडी में जो होती हैं उसके फलस्वरूप बनते हैं, तो उन मेटाबॉलिक वेस्ट को उस बनने की साइड से जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशंस हैं लाइक किडनी, लीवर, इट मे बी द स्किन, इट मे बी द लंग्स, तो जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम, तो मेटाबॉलिक वेस्ट और वेस्ट फॉर्म इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़, इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन तक ले जाने का काम भी ब्लड करता है. तो पहला फंक्शन तो रेस्पिरेशन था, दूसरा फंक्शन न्यूट्रिटिव था, तीसरा फंक्शन एक्सक्रीटरी था. ठीक है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड था, न्यूट्रिशन में डिफरेंट जो न्यूट्रिशन के एंड डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट थे, इन सब को जीआईटी से डिफरेंट सेल या टिश्यू के तक ले जा रहा है. किस लिए, या तो फिर स्टोर करने के लिए या फिर यूटिलाइज करने के लिए.
इसके अलावा एक बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर सेल से दूसरे सेल या दूसरे टिश्यू तक ले जाने का भी काम न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट को ब्लड करता है। तीसरा काम था एक्सक्रीटरी। तो जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं या जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सब को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड। जब वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाएगा तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो पहला फंक्शन रेस्पिरेशन था, दूसरा फंक्शन न्यूट्रिशन था, तीसरा फंक्शन एक्सक्रीशन था। तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन। उसके बाद आया मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो ब्लड बहुत अच्छा बफर है, तो बिकॉज ऑफ इट्स बफरिंग एक्शन एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बफरिंग एक्शन किसकी वजह से? प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो बिकॉज ऑफ इट्स ओन बफरिंग एक्शन एंड अलॉन्ग विद द किडनी, लंग्स एंड स्किन, ये क्या करता है? ये अपनी बॉडी के अंदर की जो रिएक्शंस है, 7.4 pH है, वो pH मेंटेन करता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो एक कांस्टेंट रिएक्शन बनी रहती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, वो सुचारू रूप से हो सके। तो मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम। तो एसिड बेस इक्विलिब्रियम, उसके बाद आएगा मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस बिटवीन द सेल्स एंड द सराउंडिंग फ्लूइड। तो चौथा फंक्शन था मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। पांचवा फंक्शन था मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस, ठीक है, बिटवीन द सेल्स एंड द सराउंडिंग फ्लूइड। तो एसिड बेस बैलेंस और आयन बैलेंस का भी काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आया द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। तो 3 तरह के बैलेंस हैं, एसिड बेस बैलेंस, आयन बैलेंस एंड वाटर बैलेंस। तो पहले 3 फंक्शन रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन। 4, 5, 6 एसिड बेस बैलेंस, आयन बैलेंस एंड वाटर बैलेंस। एसिड बेस, आयन एंड वाटर बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आया द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। 2 तरह के रेगुलेशन है, एक बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर। एक बॉडी टेम्परेचर और एक ब्लड प्रेशर। तो जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, तो क्या होता है, जो ब्लड का जो वाटरी कंपोनेंट है, इसके अंदर 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है हाई स्पेसिफिक हीट, हाई कंडक्टिविटी और हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। हाई स्पेसिफिक हीट, हाई कंडक्टिविटी एंड हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से क्या होता है, अचानक से बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता है। तो क्या करता है, अचानक से गर्मी बढ़ी तो बॉडी का टेम्परेचर अचानक से नहीं बढ़ेगा, ब्लड का जो वाटरी कंपोनेंट है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट इट प्रिवेंट द सडन चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस हीट। तो दैट इज हाई स्पेसिफिक हीट। देन उसके बाद है हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी की वजह से क्या करता है, ये क्विक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। कैसे? क्विक डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज भट्टी के पास अगर हम ताप रहे हैं, तो भट्टी तो बहुत गर्म है और अपने हम हाथ रखेंगे तो सिर्फ हाथ तो गर्म होते तो जल जाने चाहिए, लेकिन हाथ इतने गर्म नहीं होते कि जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो कंटिन्यूसली कंडक्टिविटी की वजह से ट्रांसफ़र बॉडी में होती रहती है। तो बिकॉज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूब डिस्ट्रीब्यूशन किसका? हीट का, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई कंडक्टिविटी। तीसरा है द हाई लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। आपकी स्किन से, आपकी लंग्स से लगातार जो है वो हीट जो है वो इवोपरेट होती रहती है, तो हीट का लॉस होता रहता है। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी के अंदर हीट बैलेंस या टेम्परेचर बैलेंस करता है। किन 3 फैक्टर्स की वजह से? हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से, हाई कंडक्टिविटी की वजह से और हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की वजह से। नेक्स्ट आया टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट कर रहा है? वॉल्यूम की वजह से और विस्कोसिटी, अपने वॉल्यूम में और विस्कोसिटी में परिवर्तन करके ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो रेस्पिरेशन था, दूसरा फंक्शन न्यूट्रिशन था, तीसरा फंक्शन एक्सक्रीशन था, चौथा फंक्शन एसिड बेस बैलेंस था, पांचवा फंक्शन आयन बेस बैलेंस था, छठा फंक्शन वाटर बैलेंस था, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो था वो टेम्परेचर रेगुलेशन था, 7 फंक्शन, और 8 फंक्शन क्या था? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद अगले फंक्शन पे चलते हैं। तो ब्लड एक्ट एज ए व्हीकल। तो जितने भी लाइक हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, थायरॉक्सिन है, स्टेरॉइड्स हैं, इन सब हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए क्या ये ब्लड क्या करता है? एक ट्रांसपोर्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उस ट्रांसपोर्टेबल कॉम्प्लेक्स की सहायता से वो जो एक्टिव कंपोनेंट है वो जिस जगह जाना चाहिए
वो वहाँ पहुँच जाएगा, और उस जगह पहुँचने के बाद वो एक्टिव कंपोनेंट अलग और कॉम्प्लेक्स अलग। तो ये किसका काम करता है? ये व्हीकल का काम करता है। तो डिफरेंट तरह के केमिकल कंपोनेंट्स, डिफरेंट तरह के लाइक थायरॉक्सिन, स्टीरॉइड्स, ये जो हार्मोन्स हैं, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ब्लड एक्ट एज ए व्हीकल। उसके बाद आया डिफेंसिव एक्शंस। तो डिफेंसिव एक्शन कैसे करता है? डिफेंसिव एक्शन डब्ल्यूबीसी जो इसके अंदर है, वो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो जितने भी आपकी बॉडी में माइक्रो पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरस जितने भी इंसर्ट कर रहे हैं, वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा उनको खा लेती हैं। दूसरा काम क्या करता है? ये जो डब्ल्यूबीसी है की सहायता से ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना लेता है। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है। तो पहला फंक्शन रेस्पिरेटरी था, दूसरा फंक्शन न्यूट्रिटिव था, तीसरा फंक्शन एक्सक्रीटिव था, देन एसिड बेस बैलेंस, देन आयन बैलेंस, देन वाटर बैलेंस। 3 बैलेंस और 3 रेस्पिरेटिव, न्यूट्रिटिव, एक्सक्रीटिव। उसके बाद 2 रेगुलेशन। कौन सा रेगुलेशन? पहला रेगुलेशन जो था वो टेम्परेचर रेगुलेशन था। उसके बाद नेक्स्ट रेगुलेशन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन था। उसके बाद एक डिफेंसिव मैकेनिज्म और एक व्हीकल। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म में क्या था? एक तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू, और एक जो था एंटीबॉडी बनाने के थ्रू। ठीक है। टोटल फंक्शन हो गए 10। उसके बाद 11वां फंक्शन आया, बिकॉज इसमें किसकी प्रॉपर्टी है? कोगुलेशन की। जैसे चोट लगेगी तो ब्लड जम जाएगा। तो बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कोगुलेशन, ये जब भी आपकी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो इट गार्ड्स अगेंस्ट हेमरेज। तो जब भी कभी हेमरेज हो रही है तो स्वतः ही इसकी प्रॉपर्टी है कि वो जम जाएगा। तो बिकॉज ऑफ इट्स कोगुलेशन प्रॉपर्टी इट गार्ड्स अगेंस्ट हेमरेज। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आया द प्लाज्मा। जो इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है, वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती हैं? उनके एक पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करती हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कंटिन्यूसली जो ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म है, एक्सचेंज की प्रोसेस है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, वो सुचारू रूप से आपकी बॉडी के अंदर बनी रहती है। वो कैसा काम करती है? वो प्रोटीन के स्टोर हाउस का काम करती है, प्रोटीन के रिजर्वायर का काम करती है। और कभी कभी क्या करती हैं? ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो केमिकल सब्सटेंस हैं उनके साथ कंबाइन करके ट्रांसपोर्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, और ट्रांसपोर्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के उस एक्टिव कंपोनेंट्स को जिस साइड पे जाना है वहाँ साइड पे पहुँच के उससे अलग हो जाएंगी और फिर ब्लड में मिल जाएंगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन के जो फंक्शन है वो इनडायरेक्टली ब्लड के फंक्शंस भी हुए। तो रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिटिव, एक्सक्रिएटरी। ठीक है। एसिड बेस बैलेंस, आयन बैलेंस, वाटर बैलेंस। ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, देन व्हीकल, और उसके बाद व्हीकल, व्हीकल के बाद डिफेंसिव फंक्शन। व्हीकल एंड डिफेंसिव फंक्शन कितने हो गए थे? 10। उसके बाद इट गार्ड्स अगेंस्ट हेमरेजेस बाय इट्स कोगुलेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आया द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो इन सब के अलावा ब्लड फॉर्म्स द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। और जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो बॉडी का बना रहा है उसके लिए एक टर्म है मिलियू इंटीरियर। तो एक साइंटिस्ट थे क्लाउडे बेनार्ड, उन्होंने एक टर्म दिया मिलियू इंटीरियर। मिलियू इंटीरियर का मतलब क्या है? कि ब्लड जो है आपकी बॉडी का जो आंतरिक वातावरण है वो बनाए रखता है। तो दीज आर द 13 फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो सबको टिप्स होने चाहिए लाइक ABCD: रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिटिव, एक्सक्रिएटरी। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन। तो रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिटिव, एक्सक्रिएटरी। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस, आयन बैलेंस, वाटर बैलेंस। एसिड बेस, आयन एंड वाटर बैलेंस। देन उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। उसके बाद एक्ट एज ए व्हीकल और एक्ट एज डिफेंसिव मैकेनिज्म। एक्ट एज व्हीकल, एक्ट एज important role for defensive mechanism. उसके बाद क्या था? It guards against hemorrhage by its coagulative property, the function of plasma protein, and last it form the internal environment of the body. Along with this, you have to write if the function will come in exam. आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार रक्त धातु के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जब मैं डिटेल में रक्त धातु पढ़ाऊंगा तब मैं उसके फंक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन ब्रीफली ये 10 फंक्शंस हैं वो आपको रटे हुए होने चाहिए। तो पहला फंक्शन है दैट इज रक्तम देहम मूलम। देहम मूलम। तो पहला फंक्शन देहम, आप पहले ध्यान से सुन लीजिए। पहला फंक्शन देहम मूलम। सेकंड फंक्शन जीवम इति स्थिति। पहला फंक्शन देहम मूलम, दूसरा फंक्शन जीवम इति स्थिति, तीसरा फंक्शन धातु नाम पूर्णम, धातु नाम पूर्णम, चौथा फंक्शन वर्ण प्रसादम, पांचवा फंक्शन स्पर्श ज्ञानम। तो पहले हम 5 पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन जो है इसका है देहम मूलम। देहम मूलम, देहम मूलम ये देह का मूल है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ द बॉडी। देहम मूलम। देन जीवमिति स्थिति, आपकी बॉडी की जो लाइफ है वो इसमें स्थित है। अगर ब्लड है तो लाइफ है, ब्लड इज लाइफ। तो जीवमिति स्थिति,
तो देहम मूलम, ये आपकी बॉडी का रूट कॉज ऑफ ओरिजिन है। जीवम इति स्थिति, आपकी बॉडी की जो लाइफ है, ब्लड इज लाइफ और लाइफ इज ब्लड। देन धातु नाम पूर्णम, जितनी भी बॉडी की जो धातुज हैं उनको वो रिप्लेनिश करता है, उनको वो नरिश करता है, तो धातु नाम पूर्णम। तो पहला फंक्शन देहम मूलम, क्या फंक्शन, देहम मूलम। दूसरा फंक्शन जीवमिति स्थिति। तीसरा फंक्शन धातु नाम पूर्णम, धातु नाम पूर्णम मतलब रिप्लेनिशिंग द धातुज। देन वर्ण प्रसादम, रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कॉम्प्लेक्शन, वर्ण प्रसादम। देन स्पर्श ज्ञानम, टैक्टाइल फंक्शन। तो आपकी बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी ब्लड सप्लाई हो रही है, ब्लड जाता है, वो सब ऑर्गन जो होते हैं वो टैक्टाइल सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टैक्टाइल सेंसेशन, तो पहला फंक्शन जो था देहम मूलम, जीवमिति स्थिति, वर्ण प्रसादम, धातु नाम पूर्णम, स्पर्श ज्ञानम। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन मांस पुष्टि, क्योंकि रक्त के बाद मांस धातु आती है, तो मांस पुष्टि। 6 फंक्शन मांस पुष्टि। 7 फंक्शन शरीर स्थिति, शरीर स्थिति, शरीर स्थिति। 8वां फंक्शन जीवस्य आधारम, जीवस्य आधारम इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवस्य आधारम, शरीर स्थिति, जीवस्य आधारम। नेक्स्ट फंक्शन देह बलम एंड लास्ट फंक्शन सुखम। तो सिंपल रटना वटना नहीं है। पहला फंक्शन देह मूलम, कौन सा फंक्शन, देह मूलम, मतलब देह का मूल है, देह का मूल है और ब्लड इज लाइफ, जीवमिति स्थिति। देह का मूल है, जीवमिति स्थिति। देह का मूल है, जीवमिति स्थिति है, तो क्या करेगा, धातु को नरिश कर रहा है, धातु नाम प्रसादनम, धातु नाम प्रसादनम। वर्ण क्या करेगा, वर्ण प्रसादनम करेगा, धातु नाम पूर्णम, वर्ण प्रसादनम और स्पर्श ज्ञानम। तो देहम मूलम, जीवमिति स्थिति, धातु नाम पूर्णम, वर्ण प्रसादम, स्पर्श ज्ञानम। देहम मूलम, जीवमिति स्थिति, धातु नाम पूर्णम, वर्ण प्रसादम, स्पर्श ज्ञानम। ठीक है। देन उसके बाद मांस पुष्टि, मांस पुष्टि। देन शरीर स्थिति, शरीर स्थिति। देन जीवस्य आधारम, जीवस्य आधारम। देन देहे बलम एंड लास्ट सुखम। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग। पहला फंक्शन देहम, देहम मूलम, देहम मूलम। सेकंड फंक्शन जीवम इति स्थिति। तीसरा फंक्शन धातु नाम पूर्णम। चौथा फंक्शन वर्ण प्रसादम। पांचवा फंक्शन स्पर्श ज्ञानम। छठा फंक्शन मांस पुष्टि। सातवां फंक्शन जीवस्य आधारम। आठवां फंक्शन शरीर स्थिति। नौवां फंक्शन देहम बलम। 10वां फंक्शन सुखम। तो व्हेन द क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, आयुर्वेदिक एवं आधुनिक मत के अनुसार रक्त धातु के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो आपको मॉडर्न के हिसाब से भी लिखना है और आयुर्वेद के हिसाब से भी लिखना है। तो जो मॉडर्न के फंक्शंस हैं, दीज आर द वेरी सिंपल। पहले 3 रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, एसिड बैलेंस, आयन बैलेंस, वाटर बैलेंस। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। then defensive mechanism and vehicle, defensive mechanism and vehicle, then plasma protein के function and guards against hemorrhage, and 13वां function it forms the internal environment of body। तो ये 13 terms और 10 आयुर्वेदिक term, this is a very very important, the question will come in exam in the 5 marks or 10 marks, the function of blood और रक्त धातु के कार्य। so कल हम किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।